अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अकमल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू में पढ़ाता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों आपका इस्तकबाल है। आज मैं बात करूँगा उर्दू ज़बान की पैदाइश के सिलसिले में कि उर्दू ज़बान कब और कहाँ पैदा हुई है। तो सबसे पहली बात ये है कि उर्दू ज़बान पैदा हुई हिंदुस्तान में। ये बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर होना चाहिए सबको, सभी को मालूम होना चाहिए कि ये ज़बान खालिस हिंदुस्तान की पैदावार है, यहीं पैदा हुई है। अब एक तो ये दावा हुआ कि ये ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान की पैदावार है। तो कहा यह जाता है कि दावा बग़ैर दलील के बातिल होता है। दावा तो कर लिया हमने, अब उसको साबित करना होगा। तो साबित करने के लिए इसको ऐसे समझें कि जैसे जब कोई चीज़ पैदा होती है, ज़बान पैदा हुई हिंदुस्तान में, तो ऐसा नहीं कि 2 दिन में पैदा हो गई, 4 दिन में पैदा हो गई या 1 महीने में पैदा हो गई। इसमें वक्त लगा। पैदा हुई हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में जितने लोग रहने वाले थे, किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, किसी भी इलाके के लोग हों, वो तमाम के तमाम लोग इसकी पैदाइश में शामिल हैं। ऐसे दूसरे लफ्ज़ों में इसको ऐसे समझ लें कि जैसे मुआशरे में जब कोई तब्दीली आती है या जब कोई फैशन आता है मुआशरे में, तो ऐसा नहीं कि जो है सुबह हुई एक नया फैशन आ गया, बल्कि फैशन आते आते वक्त लगता है। या कोई तब्दीली होती है समाज या मुआशरे में, तो तब्दीली के लिए भी वक्त दरकार होता है। और जिस इलाके में, जैसे हम अवध के रहने वाले हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, और लखनऊ में किसी कल्चर के हवाले से बात की जाए कि ये कल्चर पहले कुछ और कल्चर था, आज कुछ और कल्चर है। तो अगर आज कुछ और कल्चर है, तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में कल्चर बदल गया है, या कल्चर बदला तो सिर्फ खास एक मोहल्ले में बदला है, बल्कि पूरे लखनऊ में सब लोगों ने उस कल्चर को अपनाया होगा। और जितने भी लोग रहने वाले हैं, चाहे किसी भी इलाके के रहने वाले हों, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, किसी भी मसलक के मानने वाले हों, सबकी शमूलियत उसमें रही होगी। ऐसे ही उर्दू ज़बान की पैदाइश के बारे में जब ये कह दिया गया या ये कहा गया कि उर्दू ज़बान पैदा हुई हिंदुस्तान में, तो जब ये हिंदुस्तान में पैदा हुई तो हिंदुस्तान में रहने वाले जितने लोग थे, सब लोग उसकी पैदाइश में कहीं ना कहीं से शामिल हैं। और इसकी पैदाइश में वक्त लगा। जब ज़बान बदलती है या कल्चर बदलता है, तो उसके बदलाव में अच्छा खासा वक्त लगता है। और इसकी पैदाइश को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। पीछे इस तरह से कि जब हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में द्रविड़ एक कौम थी, उनकी हुकूमत थी, वो हाकिम थे। और पहले ज़माने में होता ये था कि जो जितना ताकतवर होता था वो उतने ही फैलता चला जाता था, अपने इक़्तिदार को आगे बढ़ाता चला जाता था। अभी 1947 से पहले सबको मालूम होगा कि अंग्रेज़ यहाँ हाकिम थे। अंग्रेज़ चूँकि मजबूत थे, ताकतवर थे, तो वो यहाँ आए और आकर के यहाँ हम पर हुकूमत करने लगे। लेकिन ये हुआ कि हमें आज़ादी मिली उनसे, वो चले गए यहाँ से। तो पहले होता ये था कि जो जितना ताकतवर होता था वो उतने ही अपने इक़्तिदार में और अपने इलाके में चीज़ों को शामिल करता था। तो एक कौम थी आर्यंस, आर्याई कौम, जो अफ़गानिस्तान और ईरान के इलाकों में आबाद थी। वो बहुत पढ़ी लिखी कौम और बड़ी ताकतवर कौम थी। तो उसने अपने इक़्तिदार को आहिस्ते आहिस्ते फैलाना शुरू किया। उसने हिंदुस्तान की तरफ जो है नज़र उठाई और हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया, हिंदुस्तान पर हमला किया। और यहाँ हिंदुस्तान से मुराद शुमाली हिंदुस्तान समझें, दिल्ली और उसके आसपास का इलाका। तो इस इलाके में आर्यंस आए, पढ़े लिखे लोग थे, हाकिम थे। और होता ये है कि जो हाकिम होता है उसकी तकलीद या उसकी नकल जो है महकूम करने की कोशिश करती है। हम खुद समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि जो हिट होता है, जो कामयाब होता है, उसकी नकल करने की तमाम लोग कोशिश करते हैं। फैशन हम देखते हैं, बहुत सारे फैशन हमारे बीच में आ रहे हैं। कोई फिल्म आई, बहुत हिट हो गई, तो उस फिल्म में जो चीज़ें अपनाई गई वही लोग अपनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही होता है कि जो इक़्तिदार में होता है, जो हुकूमत में होता है, उसकी चीज़ों को लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। तो आर्यंस आए थे हिंदुस्तान में, शुमाली हिंदुस्तान में। यहाँ पहले द्रविड़ आबाद थे, द्रविड़ हुकूमत कर रहे थे। लेकिन जब आर्यंस आए तो यहाँ जो लोग हुकूमत कर रहे थे वो अपनी जान बचा करके छोड़ करके साउथ की तरफ चले गए, जैसे आज हम साउथ इंडिया कहते हैं, उस तरफ चले गए, शुमाली हिंदुस्तान को छोड़कर। लेकिन सारे लोग नहीं गए थे, बहुत सारे लोग यहाँ बच गए थे, आवाम रह गई।
जब कभी कुछ होता है तो जो आला तबके के लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं या साहिब हैसियत लोग होते हैं तो इधर उधर मुंतकिल हो जाते हैं। फंसती है आवाम, आवाम रह गई, आवाम नहीं जा सकी। आर्यंस आए यहाँ हुकूमत करने के लिए, यहाँ हुकूमत कर रहे हैं और हाकिम हैं। तो यहाँ की आवाम और आर्यंस हाकिम, हाकिम पढ़े लिखे लोग, तो वो जब आए थे यहाँ पर तो अपनी एक ज़बान लेकर के आए होंगे, अपना एक कल्चर लेकर के आए होंगे। तो यहाँ के लोगों ने भी उनकी ज़बान को और उनके कल्चर को अपनाने की कोशिश की, उनकी ज़बान और उनके कल्चर को अपनाने की कोशिश की। और होता ये है कि जब हम दूसरी ज़बान बोलने की कोशिश करते हैं जिस ज़बान के बारे में नहीं जानते बहुत अच्छे से, तो उसका तलफ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन बहुत सही तरीके से हम अदा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ की आवाम जब आर्यंस की ज़बान को, आर्यंस के लफ्ज़ों को, आर्याई कौम उनके लफ्ज़ों को, उनकी ज़बान को बोलने की कोशिश कर रही थी, तो बहुत सारे उनके लफ्ज़ों को बोलती तो थी लेकिन तलफ़ुज़ सही नहीं होता था। और वो लोग चूँकि हाकिम की हैसियत से आए थे और इन्हीं के बीच में रहते थे, इन्हीं अवाम के बीच में, तो जैसे ये बोलते थे वैसे वो भी बोलने लगे। तो होते होते ये हुआ कि आर्यंस को ये एहसास हुआ कि इनके बीच में रहने की वजह से या इनसे बातचीत की वजह से जो हमारी एक अपनी ज़बान थी, जो हमारी पहचान है, हमारा एक कल्चर था जो हमारी पहचान है, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। ख़राब इन मानों में कि तलफ़ुज़ ख़राब हो रहा है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे समझ लें कि जब कोई हिंदुस्तान से अरब ममालिक में जाता है काम करने के लिए, बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान से जब अरब ममालिक में जाता है काम करने के लिए, तो हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी ज़बान जानता है, हिंदी जानता होगा, उर्दू जानता होगा, अवधी भोजपुरी वगैरह जानता होगा। लेकिन जब अरब जाता है काम करने के लिए, तो जब 2 साल के बाद वापस आता है तो वो अरबी बोलते हुए आता है। तो अरबी सीख करके वहाँ से आ गया, मगर वो अरबी जो बोल रहा है वो टूटी फूटी अरबी बोल रहा है। और वहाँ जो उसका मालिक है, जिसके माथे ये काम कर रहा है, तो वो भी इससे बातचीत कर रहा है। तो जिस तरह की ज़बान ये बोलता है वैसे वो भी बोलने की कोशिश करता है, वो सऊदी जो मालिक इसका है। तो उसमें फ़ायदा तो इसका हो रहा है जो यहाँ से गया है कि अरबी ज़बान सीख के आ रहा है चाहे टूटी फूटी, और नुकसान किसका हो रहा है, वो जो अरब है, जो मालिक है, वो इसके साथ रहते रहते ऐसे ही ज़बान बोलने लगा है। तो बिल्कुल इसी तरह से आर्यंस को ये एहसास हुआ कि हम हाकिम हैं, और हाकिम हमेशा जो बरतर रहा है, बेहतर रहा है। तो जब हम हाकिम हैं और हमारी ज़बान इनकी वजह से ख़राब हो रही है, तो क्यों ना ऐसा करें, कुछ चीज़ों को अलग कर लें और कहें कि ये साफ़ सुथरी ठीक ठाक चीज़ है जो हमारी है। तो ज़बान के मामले में बात हो रही थी, ज़बान की बात हो रही है। तो हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, जिनका तलफ़ुज़ बिल्कुल ठीक, गड़बड़ नहीं हो रहा है, ख़राब नहीं हो रहा है, ऐसे अल्फाज या ऐसे अल्फाज जो टेक्साली थे, इस तरह के लफ्ज़ों को अलग किया। और अलग करने के बाद कहा कि ये हमारी ज़बान है। कौन लोग कह रहे हैं? ये आर्यंस, ये जो पढ़े लिखे लोग थे। तो इन लोगों ने कहा कि ये हम पढ़े लिखों की ज़बान है, हम आर्याइयों की ज़बान, ये साफ़ सुथरी और ठीक ठाक ज़बान है। उसी को शुष्ता कहा गया था और बाद में उसका जो नाम हुआ संस्कृत पड़ा। गोया कि हिंदुस्तान में आर्यंस आए, उनके आने के बाद कुछ दिनों के बाद, बल्कि काफ़ी दिनों के बाद, एक नई ज़बान वजूद में आती है जो साफ़ सुथरी और ठीक ठाक ज़बान होकर के अलग होती है, जिसका नाम संस्कृत पड़ता है। संस्कृत ज़बान को ख़ास कर लेते हैं आर्यंस की, ये हमारी है। वो ज़बान उन तक महदूद हो गई। उन्होंने चूँकि ये कहा कि ये हमारी ज़बान है, हम पढ़े लिखों की ज़बान है, और ये जो दूसरी ज़बान है, बिगड़ी हुई ज़बान है, ये जाहिलों की या आवाम की ज़बान है, उसको हम नहीं बोलेंगे, वो हमारी ज़बान नहीं है। तो उस ज़बान को छोड़ दिया, कहा कि वो जो प्राकृत है, प्राकृत का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, वो बिगड़ी हुई ज़बान है, वो हमारी नहीं, हमारे लायक नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग संस्कृत बोलेंगे, साफ़ सुथरी और ठीक ठाक और अच्छी ज़बान बोलेंगे। तो गोया कि संस्कृत एक ज़बान इनके आने की वजह से हिंदुस्तान में पैदा हुई। ज़हन में हम ये रखें, अभी हमें उर्दू की तरफ जाना है कि उर्दू की पैदाइश हुई हिंदुस्तान में, लेकिन उससे पहले आर्यंस हिंदुस्तान में आए, उनकी आमद की वजह से एक साफ़ सुथरी या अच्छी सी ज़बान जो निकल करके आई वो हुई संस्कृत। लेकिन संस्कृत एक ख़ास तबके तक महदूद रही, और महदूद रहने की वजह भी है, जब वो ये कह दिया गया कि ये हमारी ज़बान है, तो ये हुआ कि ठीक है, इनकी ज़बान है तो ये पढ़ें, ये जानें। आज भी हम देखते हैं कि संस्कृत एक ख़ास तबके तक महदूद है। जैसे अवामी ज़बान है, जो हम बोलचाल के लिए जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से संस्कृत नहीं फैली है, कुछ ख़ास तबके तक वो महदूद है, चूँकि वहाँ वो ख़ास कर लिया कि हमारी ज़बान है। जो दूसरी ज़बान थी प्राकृत, जिसे बिगड़ी हुई ज़बान या अवामी ज़बान का नाम दिया गया, तो अब वो जो बिगड़ी हुई ज़बान थी अवाम के बीच में थी, अवाम उसे बोल रही है,
लेकिन जो आर्यंस यहाँ आए थे, आने के बाद अपनी एक ज़बान लेकर के आए, अपना एक कल्चर लेकर के आए, तो ऐसा नहीं कि उनकी ज़बान या उनका कल्चर सिर्फ शुमाली हिंदुस्तान में रहा, आहिस्ते आहिस्ते वो फैल रहा है, दूसरे इलाकों में भी जा रहा है। तो ये जो बिगड़ी हुई ज़बान थी, जिसमें आर्याई ज़बानों के असरात भी थे और यहाँ की ज़बान के असरात, तो ये ज़बान धीरे धीरे अलग अलग इलाकों में फैल रही है और अलग अलग नामों से जानी जा रही है। ऐसे समझ लें जैसे कि हम एक बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ, मगर मार्केट में जब जाता हूँ तो मार्केट में कोई एक आदमी जो टूटी फूटी ज़बान बोल रहा है, तो उससे पूछते हैं कौन सी ज़बान बोल रहे हो, तो कहता है देहाती ज़बान बोल रहा हूँ। उसी ज़बान को कोई कहता है मैं अवधी ज़बान बोल रहा हूँ, उसी को कोई कहता है कि मैं भोजपुरी बोल रहा हूँ। थोड़े से जो है अलग अलग इलाकों में, बिहार के इलाकों में चले जाइए, ऐसी ही मिलती जुलती ज़बान है, तो वो भोजपुरी के नाम से है। और इधर चले आए अवध के इलाके में, तो यहाँ जो टूटी फूटी ज़बान है वो अवधी के नाम से है, उसी को कोई गांव की ज़बान कह रहा है, कोई देहाती ज़बान कह रहा है। तो ये रही बात ज़बान की। तो ऐसे ही जो प्राकृत ज़बान थी वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से फैली। आज इस क्लास में मैं उन प्राकृत जो ज़बानें अलग अलग इलाकों में बोली जा रही थी, सिर्फ उनका नाम मैं बताऊंगा, और उसके बाद अगली क्लास में उसके बारे में तफसील से बात होगी। वो ज़बान जो बिगड़ी हुई ज़बान थी, अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से बोली जा रही थी, उनमें से एक ज़बान थी पशाची, एक शोरसीनी, रहने देते, काट दीजिए इसको। अच्छा, तो ये जो ज़बान 5 अलग अलग इलाकों में बोली जा रही थी, अलग अलग नाम से बोली जा रही थी, उनमें से एक ज़बान थी प्राकृत। ये प्राकृत जो बिगड़ी हुई ज़बान है, अवामी ज़बान, तो उस प्राकृत का नाम, उस बिगड़ी हुई ज़बान का नाम था शोरसीनी। कहीं शोरसीनी बोली जा रही है, कहीं पशाची बोली जा रही है, कहीं मागधी बोली जा रही है, कहीं अर्ध मागधी बोली जा रही है। ये अलग अलग नामों से अलग अलग इलाकों में ये ज़बान बोली जा रही है। बच्चों, आज की क्लास में मैं बात यही अपनी मुकम्मल करता हूँ। बाकी अगली क्लास में इन जो प्राकृत जो ज़बानें थीं, इन ज़बानों के बारे में फिर बात होगी। शुक्रिया।